नमस्कार। सेल्फ रिस्पेक्ट, खुददारी या गैरत, आत्माभिमान, ये तो जानवर में भी होता है। इंसान में होना तो लाजमी सी बात है। लेकिन घमंड और सेल्फ रिस्पेक्ट में एक बारीक सी रेखा का अंतर होता है। घमंड में आदमी दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, स्वयं को श्रेष्ठ बताता है। पर आत्माभिमान में व्यक्ति अपने अहम पे कोई चोट नहीं लगने देता है और अपनी रिस्पेक्ट बचाकर चलता है। उसमें किसी दूसरे को नीचा दिखाने का कोई उद्देश्य होता नहीं है। एक मशहूर शायर हैं जवाद शेख साहब, उनका एक शेर है कि ये कोई कत्ल थोड़ी है कि बात आई गई हो गई, मैं और अपना नज़रअंदाज होना भूल जाऊं। सेल्फ रिस्पेक्ट यही चीज़ है कि आप भले ही खून कर दीजिए पर आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो इसी पर एक कहानी है, इस्तीफ़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। दफ्तर का बाबू एक बेजवान जीव है। मजदूरों को आंख दिखाओ तो वो त्योरियां बदल कर खड़ा हो जाएगा। कुली को एक डांट बताओ तो सिर से बोझ फेंक कर अपनी राह लेगा। किसी भिखारी को दुत्कारो तो वो तुम्हारी ओर गुस्से की निगाह से देख कर चला जाएगा। यहाँ तक कि गधा भी कभी कभी तकलीफ पाकर दो लात्तियां झाड़ने लगता है। मगर बेचारे दफ्तर के बाबू को आप चाहे आंखें दिखाएं, डांट बताएं, दुत्कारे या ठोकरे मारे, उसके माथे पर बल ना आएगा। उसे अपने विकारों पर जो आधिपत्य है वो शायद किसी संयमी साधु में भी ना हो। संतोष का पुतला, सब्र की मूर्ति, सच्चा आज्ञाकारी, गरज उसमें तमाम मानवीय अच्छाइयाँ मौजूद होती हैं। खंडहर के दिन भी भाग्य जागते हैं। दिवाली के दिन उस पर भी रोशनी होती है। बरसात में उस पर हरियाली छाती है। प्रकृति की दिलचस्पियों में उसका भी हिस्सा है। मगर इस गरीब बाबू के नसीब कभी नहीं जागते। इसकी अंधेरी तकदीर में रोशनी का जलवा कभी नहीं दिखाई देता। इसके पीले चेहरे पर कभी मुस्कुराहट की रोशनी नजर नहीं आती। उसके लिए सूखा सावन है, कभी हरा भादो नहीं। लाला फतेहचंद ऐसे ही एक बेजवान जीव थे, यानी एक दफ्तर में बाबू थे। कहते हैं मनुष्य पर उसके नाम का भी कुछ असर पड़ता है। फतेहचंद की दशा में यह बात यथार्थ सिद्ध न हो सकी। यदि उन्हें हारचंद कहा जाए तो कदाचित यह अत्युक्ति न होगी। दफ्तर में हार, जिंदगी में हार, मित्रों में हार, जीवन में उनके लिए चारों निराशाएं ही थी। लड़का एक भी नहीं, लड़कियां तीन, भाई एक भी नहीं, भौजाइयां दो, गांठ में कौड़ी नहीं मगर दिल में दया और मुरब्बत, सच्चा मित्र एक भी नहीं, जिससे मित्रता हुई उसने धोखा दिया। इस पर तंदुरुस्ती भी अच्छी नहीं। 32 साल की अवस्था में बाल खिचड़ी हो गए थे। आंखों में ज्योति नहीं, हाजमा चौपट, चेहरा पीला, गाल पिचके, कमर झुकी हुई, न दिल में हिम्मत न कलेजे में ताकत। 9 बजे दफ्तर जाते और 6 बजे शाम को लौटकर घर आते। फिर घर से बाहर निकलने की हिम्मत न पड़ती। दुनिया में क्या होता है इसकी उन्हें बिल्कुल खबर न थी। उनकी दुनिया लोक परलोक जो कुछ था, दफ्तर था। नौकरी की खैर मनाते और जिंदगी के दिन पूरे करते थे। न धर्म से वास्ता, न दीन से नाता, न कोई मनोरंजन था, न खेल। ताश खेले भी शायद एक मुद्दत गुजर गई थी। जाड़ों के दिन थे, आकाश पर कुछ कुछ बादल थे। फतेहचंद 5:30 बजे दफ्तर से लौटे तो चिराग जल रहे थे। दफ्तर से आकर वो किसी से कुछ न बोलते, चुपके से चारपाई पर लेट जाते और 15-20 मिनट तक बिना हिले डुले पड़े रहते। तब कहीं जाकर उनके मुंह से आवाज़ निकलती। आज भी प्रतिदिन की तरह वे चुपचाप पड़े थे कि 1 मिनट में बाहर से किसी ने पुकारा। छोटी लड़की ने जाकर पूछा तो मालूम हुआ कि दफ्तर का चपरासी है। शारदा पति के मुंह हाथ धोने के लिए लोटा गिलास मांज रही थी। बोली, उससे कह दे क्या काम है, अभी तो दफ्तर से आई हैं और अभी फिर बुलावा आ गया। चपरासी ने कहा, साहब ने कहा है कि अभी बुला लाओ, कोई बड़ा ज़रूरी काम है। फतेहचंद की खामोशी टूट गई। सिर उठाकर पूछा, क्या बात है? शारदा ने कहा, कोई नहीं, दफ्तर का चपरासी है। फतेहचंद ने सहम कर कहा, दफ्तर का चपरासी? क्या साहब ने बुलाया है? शारदा ने कहा, हाँ कहता है, साहब बुला रहे हैं। ये कैसा साहब है तुम्हारा, जब देखो बुलाया करता है? सवेरे के गए गए अभी मकान लौटे हो, फिर भी बुलावा आ गया। फतेहचंद ने संभल कर कहा, जरा सुन लो किस लिए बुलाया है, मैंने सब काम खत्म कर दिया था, अभी आता हूँ। शारदा ने कहा, जरा जलपान तो करते जाओ, चपरासी से बातें करने लगोगे तो तुम्हें अंदर आने की याद भी न रहेगी। यह कहकर वो एक प्याली में थोड़ी सी दाल मोट और सेव लाई। फतेहचंद उठकर खड़े हो गए, किंतु खाने की चीज़ें देखकर चाय पर बैठ गए और प्याली की ओर चाव से देखकर डरते हुए बोले, लड़कियों को दे दिया है ना? शारदा ने आंखें चढ़ाकर कहा, हाँ दे दिया है, तुम तो खाओ। इतने में छोटी लड़की सामने आकर खड़ी हो गई। शारदा ने उसकी ओर क्रोध से देखकर कहा, तू क्यों आकर सिर पर सवार हो गई, जा बाहर खेल। फतेहचंद ने कहा, रहने तो डांटती हो हैं, यहाँ आ जाओ मुन्नी, ये लो दाल मोट ले जाओ।
चुन्नी माँ की ओर देखकर डरती हुई बाहर भाग गई। फतेहचंद ने कहा, क्यों बेचारी को भगा दिया? 2-4 दाने दे देती तो खुश हो जाती। शारदा, इसमें है ही कितना कि सबको बांटते फिरोगे? इसे देते तो बाकी दोनों ना आ जाती, किस किस को देते? इतने में चपरासी ने फिर पुकारा, बाबूजी हमें बड़ी देर हो रही है। शारदा ने कहा, कह क्यों नहीं देते कि इस वक्त ना आएंगे? फतेहचंद बोले, ऐसा कैसे कह दूं भाई, रोजी का मामला है। शारदा ने कहा, तो क्या प्राण लेकर काम करोगे? सूरत नहीं देखते अपनी? मालूम होता है 6 महीने के बीमार हो। फतेहचंद ने जल्दी जल्दी दालमोट की 2-3 फक्कियां लगाई, 1 गिलास पानी पिया और बाहर की तरफ दौड़े। शारदा पान बनाती ही रह गई। चपरासी ने कहा, बाबूजी आपने बड़ी देर कर दी, अब जरा लग के चलिए, नहीं तो जाते ही डांट बताइएगा। फतेहचंद ने 2 कदम दौड़कर कहा, चलेंगे तो भाई आदमी की ही तरह, चाहे डांट बताए या दांत दिखाए, इससे दौड़ा नहीं जाता, बंगले ही पर है ना। चपरासी ने कहा, भला वो दफ्तर क्यों आने लगे, बादशाह है कि दिल लगी? चपरासी तेज चलने का आदी था। बेचारे बाबू फतेहचंद धीरे धीरे जाते थे। थोड़ी दूर चलकर हाँफ उठे, मगर मर्द तो थे ही, ये कैसे कहते कि भाई जरा और धीरे चलो। हिम्मत करके कदम उठाते जाते थे, यहाँ तक कि जांघों में दर्द होने लगा और आधा रास्ता खत्म होते होते पैरों ने उठने से इनकार कर दिया। सारा शरीर पसीने से तर हो गया, सिर में चक्कर आ गया, आंखों के सामने तितलियां उड़ने लगी। चपरासी ने ललकारा, जरा कदम बढ़ाए चलो बाबू। फतेहचंद बड़ी मुश्किल से बोले, तुम जाओ मैं आता हूँ। वे सड़क के किनारे पटरी पर बैठ गए और सिर को दोनों हाथों से थाम कर दम मारने लगे। चपरासी ने उनकी ये दशा देखी तो आगे बढ़ा। फतेहचंद डरे कि ये शैतान जाकर न जाने साहब से क्या कह दे तो गजब ही हो जाएगा। जमीन पर हाथ टेक कर उठे और फिर चले, मगर कमजोरी से शरीर हाँफ रहा था। इस समय कोई बच्चा भी उन्हें जमीन पर गिरा सकता था। बेचारे किसी तरह गिरते पड़ते साहब के बंगले पर पहुंचे। साहब बंगले पर टहल रहे थे, बार बार फाटक की तरफ देखते थे और किसी को आते न देखकर मन में झल्लाते थे। चपरासी को देखते ही आंखें निकाल कर बोले, इतनी देर कहाँ था? चपरासी ने बरामदे की सीढ़ी पर खड़े खड़े कहा, हुजूर जब ये आए तब तो मैं आऊँ, दौड़ा चला आ रहा हूँ। साहब ने पैर पटक कर कहा, बाबू क्या बोला? चपरासी ने कहा, आ रहे हैं हुजूर, घंटा भर में तो घर से नहीं निकल रहे। इतने में फतेहचंद अहाते के तार के अंदर से निकलकर वहाँ पहुँचे और साहब को सिर झुकाकर सलाम किया। साहब ने कड़क कर कहा, अब तक कहाँ था? फतेहचंद ने साहब का तमतमाया चेहरा देखा तो उनका खून सूख गया। बोले, हुजूर अभी अभी तो दफ्तर से गया हूँ। ज्यों जी चपरासी ने आवाज़ दी, हाजिर हुआ। साहब बोले, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, हम घंटे भर से खड़ा है। फतेहचंद, हुजूर मैं झूठ नहीं बोलता, आने में जितनी देर हो गई हो, मगर घर से चलने में मुझे बिल्कुल देर न लगी। साहब ने हाथ की घड़ी घुमाकर कहा, चुप रह सुअर, हम घंटा भर से खड़ा है, अपना काम पकड़ो। फतेहचंद ने खून का घूंट पीकर कहा, हुजूर मुझे 10 साल काम करते हो गए हैं। साहब बोले, चुप रह सुअर, हम कहता है अपना कान पकड़ो। फतेहचंद ने कहा, जब मैं कोई कसूर ही नहीं किया तो? साहब, चपरासी, इस सुअर का कान पकड़ो। चपरासी ने दबी जबान से कहा, हुजूर ये भी मेरे अफसर हैं, मैं इनका कान कैसे पकड़ूं? साहब ने कहता, हम कहता है इसका कान पकड़ो, नहीं हम तुमको हंटरों से मारेगा। चपरासी ने कहा, हुजूर मैं नौकरी करने आया हूँ, मार खाने नहीं, मैं भी इज्जतदार आदमी हूँ, हुजूर अपनी नौकरी ले लें, आप जो हुक्म दे वो बजा लाने को हाजिर हूँ, लेकिन किसी की इज्जत नहीं बिगाड़ सकता। नौकरी तो 4 दिन की है, 4 दिन के लिए क्यों ज़माने भर से बिगाड़ करें? साहब अब क्रोध को न बर्दाश्त कर सके, हंटर लेकर दौड़े। चपरासी ने देखा यहाँ खड़े रहने में खैरियत नहीं तो भाग खड़ा हुआ। फतेहचंद अभी तक चुपचाप खड़े थे। साहब चपरासी को न पाकर उसके पास आया और उसके दोनों कान पकड़कर हिला दिया। बोला, तुम सुअर गुस्ताखी करता है, जाकर ऑफिस से फाइल लाओ। फतेहचंद ने किसी तरह दिलेर होकर कहा, आप कौन सा फाइल मांगते हैं? साहब बोले, वही फाइल जो हम मांगता है, वही फाइल लाओ, अभी लाओ। बेचारे फतेहचंद को अब और कुछ पूछने की हिम्मत न हुई। साहब बहादुर एक तो यूं ही तेज मिजाज थे, इस पर हुकूमत का घमंड और सबसे बढ़कर शराब का नशा। हंटर लेकर पिल पड़ते तो बेचारे क्या कर देते। चुपके से दफ्तर की तरफ चल पड़े। साहब ने कहा, दौड़ कर जाओ, दौड़ कर। फतेहचंद ने कहा, हुजूर मुझसे दौड़ा नहीं जाता। साहब, ओ तो तुम बहुत सुस्त हो गया है, हम तुमको दौड़ना सिखाएगा, दौड़ो। पीछे से धक्का देकर, तुम अब भी नहीं दौड़ेगा? यह कहकर साहब हंटर लेने चले। फतेहचंद दफ्तर के बाबू होने पर भी मनुष्य ही थे। यदि वो बलवान होते तो उस बदमाश का खून पी जाते, अगर उसके पास कोई हथियार होता तो उस पर ज़रूर चला देते, लेकिन उस हालत में तो मार खाना ही उनकी तकदीर में लिखा था। वे बेतहाशा भागे और फाटक से बाहर निकलकर सड़क पर आ गए। फतेहचंद दफ्तर न गए, जाकर करते ही क्या? साहब ने फाइल का नाम तक न बताया, शायद नशे में भूल गया। धीरे धीरे घर की ओर चले, मगर इस बेइज्जती ने पैरों में बेड़ियां सी डाल दी थी। माना कि वो शारीरिक बल में साहब से कम थे, उनके हाथ में कोई चीज़ भी न थी, लेकिन क्या वो उसकी बातों का जवाब नहीं दे सकते थे? उनके पैरों में जूते तो थे, क्या वो जूते से काम न ले सकते थे? फिर क्यों उन्होंने इतनी जिल्लत बर्दाश्त की? मगर इलाज ही क्या था? यदि वह क्रोध में उन्हें मार देता या गोली दे देता तो उसका क्या बिगड़ता? शायद 1-2 महीने की शादी कैद हो जाती, संभव है 200-400 रुपये जुर्माना हो जाता, मगर इनका परिवार तो मिट्टी में मिल जाता।
संसार में कौन था जो इनके स्त्री बच्चों की खबर लेता? वो किसके दरवाजे पर हाथ फैलाते? यदि उसके पास इतने रुपए होते जिसमें उनके कुटुंब का पालन हो जाता तो वो आज इतनी जिल्लत न सहते। या तो मर ही जाते या उस शैतान को कुछ सबक ही दे देते। अपनी जान का उन्हें डर न था। जिंदगी में ऐसा कौन सा सुख था जिसके लिए वो इस तरह डरते? ख्याल था सिर्फ परिवार के बर्बाद हो जाने का। आज फतेहचंद को अपनी शारीरिक कमजोरी पर जितना दुख हुआ उतना और कभी न हुआ था। अगर उन्होंने शुरू से ही तंदुरुस्ती का ख्याल रखा होता, कुछ कसरत करते रहते, लकड़ी चलाना जानते होते, तो क्या इस शैतान की इतनी हिम्मत होती कि उनका कान पकड़ता, उसकी आंखें निकाल लेते? कम से कम इन्हें घर से एक छुरी लेकर चलना था, और न होता 2-4 हाथ जमाते ही पीछे देखा जाता। जेल जाना ही तो होता, और क्या होता। वे ज्यों ज्यों आगे बढ़ते थे त्यों त्यों उनकी तबीयत अपनी कायरता और बोधेपन पर और भी झल्लाती थी। अगर वो उचक कर उसके 2-4 थप्पड़ लगा देते तो क्या होता? यही ना कि साहब के खानसा में बहरे सब उस पर पिल पड़ते और मारते मारते बेदम कर देते। बाल बच्चों के सिर जो कुछ पड़ती साहब को इतना तो मालूम हो जाता कि किसी गरीब बेगुनाह को जलील करना आसान नहीं। आखिर आज मैं मर जाऊं तो क्या हो? तब कौन मेरे बच्चों का पालन करेगा? तब उनके सिर जो कुछ पड़ेगी वो आज ही पड़ जाती तो क्या हर्ज था? इस अंतिम विचार ने फतेहचंद के हृदय में जोश भर दिया। वो लौट पड़े और साहब से जिल्लत का बदला लेने के लिए 2-4 कदम चले, मगर फिर ख्याल आया आखिर जो कुछ जिल्लत होनी थी वो तो हो ही ली। कौन जाने बंगले पर हो या क्लब चला गया हो। उसी समय उन्हें शारदा की बेकसी और बच्चों का बिना बाप के हो जाने का ख्याल भी आ गया। फिर लौटे और घर चले। घर में जाते ही शारदा ने पूछा, किस लिए बुलाया था? बड़ी देर हो गई। फतेहचंद ने चारपाई पर लेटते हुए कहा, नशे की सनक थी और क्या। शैतान ने मुझे गालियां दी, जलील किया, बस यही रट लगाया था कि देर क्यों की। निर्दयी ने चपरासी से मेरा कान पकड़ने को कहा। शारदा ने गुस्से में आकर कहा, तुमने एक जूता उतार कर दिया नहीं सुअर को। फतेहचंद बोला, चपरासी बहुत शरीफ है, उसने साफ कह दिया, हुजूर मुझसे यह काम न होगा। मैंने भले आदमी की इज्जत उतारने के लिए नौकरी नहीं की थी। वो उसी वक्त सलाम करके चला गया। शारदा बोली, यही बहादुरी है, तुमने उस साहब को क्यों नहीं फटकारा? फतेहचंद, फटकारा क्यों नहीं? मैंने भी खूब सुनाई। वो छड़ी लेकर दौड़ा, मैंने भी जूता संभाला। उसने मुझे कई छड़ियाँ जमाई, मैंने भी कई जूते लगाए। शारदा ने खुश होकर कहा, सच? इतना समूह हो गया होगा उसका ना? फतेहचंद ने बोला, चेहरे पर झाड़ू सी फिरी हुई थी। शारदा ने कहा, बड़ा अच्छा किया तुमने, और मारना चाहिए था। मैं होती तो बिना जान लिए न छोड़ती। फतेहचंद बोला, मार तो आया हूँ लेकिन अब खैरियत नहीं, देखो क्या नतीजा होता है। नौकरी तो जाएगी, शायद सजा भी काटनी पड़े। शारदा ने कहा, सजा क्यों काटनी पड़ेगी? क्या कोई इंसाफ करने वाला नहीं है? उसने क्यों गालियाँ दी, क्यों छड़ी जमाई? फतेहचंद ने कहा, उसके सामने मेरी कौन सुनेगा, अदालत भी उसी की तरफ हो जाएगी। शारदा ने कहा, हो जाएगी, हो जाए, मगर देख लेना अब किसी साहब की यह हिम्मत न होगी कि किसी बाबू को गालियाँ दे बैठे। तुम्हें चाहिए था कि जो ही उसके मुंह से गालियाँ निकली लपक कर एक जूता रसीद कर देते। फतेहचंद ने कहा, तो फिर इस वक्त जिंदा लौट भी न सकता, जरूर मुझे गोली मार देता। शारदा बोली, देखी जाती। फतेहचंद ने मुस्कुराकर कहा, फिर तुम लोग कहाँ जाती? शारदा ने कहा, जहाँ ईश्वर की मर्जी होती। आदमी के लिए सबसे बड़ी चीज इज्जत है। इज्जत गंवाकर बाल बच्चों की परवरिश नहीं की जाती। तुम उस शैतान को मार कर आ रहे होते तो मैं गरूर से फूली नहीं समाती। मार खाकर आते तो शायद मैं तुम्हारी सूरत से भी घृणा करती। यूँ जबान से चाहे कुछ न कहती, मगर दिल से तुम्हारी इज्जत जाती रहती। अब जो कुछ सिर पर आएगी खुशी से झेल लूंगी। कहाँ जाते हो? सुनो सुनो, कहाँ जाते हो? फतेहचंद दीवाने होकर जोश में घर से निकल पड़े। शारदा पुकारती रहेगी। वो फिर साहब के बंगले की तरफ जा रहे थे, डर से सहमे हुए नहीं बल्कि गरूर से गर्दन उठाए हुए। पक्का इरादा उनके चेहरे से झलक रहा था। उनके पैरों में वो कमजोरी, आंखों में वो बेकसी न थी। उनकी काया पलट सी हो गई थी। वो कमजोर बदन, पीला मुखड़ा, दुबले बदन वाला दफ्तर के बाबू की जगह अब मर्दाना चेहरा, हिम्मत भरा हुआ, मजबूत, गठा और जवान था। उन्होंने पहले एक दोस्त के घर जाकर उसका डंडा लिया और अकड़ते हुए साहब के बंगले पर जा पहुंचे। इस वक्त 9 बजे थे। साहब खाने की मेज पर थे, मगर फतेहचंद ने आज उसके मेज पर से उठ जाने का इंतजार न किया। खानसामा कमरे से बाहर निकला और वह चिक उठाकर अंदर गए। कमरा प्रकाश से जगमगा रहा था। जमीन पर ऐसी कालीन बिछी हुई थी जैसी फतेहचंद की शादी में भी न बिछी होगी। साहब बहादुर ने उसकी तरफ क्रोधित दृष्टि से देखकर कहा, तुम क्यों आया? बाहर जाओ। क्यों अंदर चला आया? फतेहचंद ने खड़े खड़े डंडा संभाल कर कहा, तुमने मुझसे अभी फाइल मांगा था, वही फाइल लेकर आया हूँ। खाना खा लो तो दिखाऊं, तब तक मैं बैठा हूँ। इत्मीनान से खाओ, शायद यह तुम्हारा आखिरी खाना हो, इसी कारण खूब पेट भर खा लो। साहब सन्नाटे में आ गए। फतेहचंद की तरफ डर और क्रोध की दृष्टि से देखकर कांप उठे। फतेहचंद के चेहरे पर पक्का इरादा झलक रहा था। साहब समझ गए, यह मनुष्य इस समय मरने मारने के लिए तैयार होकर आया। ताकत में फतेहचंद उसके पासंग भी नहीं था, लेकिन यह निश्चय था कि ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि लोहे से देने को तैयार। यदि वह फतेहचंद को भला बुरा कहते तो क्या आश्चर्य कि वह डंडा लेकर पिल पड़े। हाथापाई करने में यद्यपि उन्हें जीतने में जरा भी संदेह नहीं था, लेकिन बैठे बिठाए डंडे खाना तो कोई बुद्धिमानी नहीं। कुत्ते को आप डंडे से मारिए, ठुकराइए, जो चाहे कीजिए,
मगर उसी समय तक जब तक वो गुर्राता नहीं। एक बार गुर्रा कर दौड़ पड़े तो फिर देखें आपकी हिम्मत कहाँ जाती है। यही हाल उस वक्त साहब बहादुर का था। जब तक यकीन था कि फतेहचंद घुड़की, गाली, हंटर, ठोकर सब कुछ खामोशी से सह लेगा, तब तक आप शेर थे। जब वो त्योरियां बदले, डंडा संभाले, बिल्ली की तरह घात लगाए खड़ा है, जबान से कोई कड़ा शब्द निकला और उसने डंडा चलाया, वो अधिक से अधिक उसे बर्खास्त कर सकते हैं। अगर मारते हैं तो मार खाने का भी डर है। उस पर फौजदारी से मुकदमा दायर हो जाने का अंदेशा। माना कि वो अपने प्रभाव और ताकत से अंत तक फतेहचंद को जेल में डलवा देंगे, परंतु परेशानी और बदनामी से किसी तरह न बच सकते। एक बुद्धिमान और दूरंदेश आदमी की तरह उन्होंने ये कहा, ओ हम समझ गया, आप हमसे नाराज हैं। हमने क्या आपको कुछ कहा है? आप क्यों हमसे नाराज हैं? फतेहचंद ने तनकर कहा, तुमने अभी आधा घंटे पहले मेरे कान पकड़े थे और मुझसे सैकड़ों उलझुल बातें कही थी, क्या इतनी जल्दी भूल गए? साहब ने कहा, मैंने आपका कान पकड़ा था? अरे मैंने आपका कान पकड़ा? ना ना ना, क्या मजाक है, मैं पागल हूँ या दीवाना? फतेहचंद ने कहा, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? चपरासी गवाह है, आपके नौकर चाकर भी देख रहे थे। साहब ने कहा, कब की बात है? फतेहचंद ने कहा, अभी अभी कोई आधा घंटा हुआ, आपने मुझे बुलवाया था और बिना कारण मेरे कान पकड़े और धक्के दिए थे। साहब ने कहा, ओ बाबूजी, उस वक्त हम नशे में था, बहरा ने हमको बहुत दे दिया था, हमको कुछ खबर नहीं था। क्या हुआ? माय गॉड, हमको कुछ खबर नहीं। फतेहचंद, नशा में अगर तुमने मुझे गोली मार दी होती तो क्या मैं मरने जाता? अगर तुम्हें नशा था और नशा में सब कुछ मुआफ है, तो मैं भी नशे में हूँ। सुनो मेरा फैसला, या तो अपने कान पकड़ो या फिर कभी किसी भले आदमी के संग बर्ताव न करोगे, या मैं आकर तुम्हारे कान पकड़ूंगा। समझ गए कि नहीं? इधर उधर हिलो नहीं। तुमने जगह छोड़ी और मैंने डंडा चलाया, फिर खोपड़ी टूट जाए तो मेरी खता नहीं। मैं जो कुछ कहता हूँ वो करते चलो। पकड़ो कान। साहब ने बनावटी हंसी हंसकर कहा, वेल बाबूजी, आप बहुत दिल लगी करता है। अगर हमने आपको बुरा बात कहा है तो हम आपसे माफ़ी मांगता है। फतेहचंद डंडा तोड़कर, नहीं, कान पकड़ो। साहब आसानी से इतनी जिल्लत न सह सके, लपक कर उठे और चाह कि फतेहचंद से हाथ से लकड़ी छीन ले, लेकिन फतेहचंद गाफिल न थे। साहब मेज पर से उठने न पाए थे कि उन्होंने डंडे का भरपूर और तुला हुआ हाथ चलाया। साहब तो नंगे सिर थे ही, चोट सिर पर पड़ गई, खोपड़ी भन्ना गई। 1 मिनट तक सिर को पकड़े रहने के बाद बोले, हम तुमको बर्खास्त कर देगा। फतेहचंद ने कहा, इसकी मुझे परवाह नहीं, मगर आज मैं तुमसे बिना कान पकड़ाए नहीं जाऊंगा। कान पकड़ कर वायदा करो कि फिर किसी भले आदमी के साथ ऐसी बेअदबी न करोगे, नहीं तो मेरा दूसरा हाथ पड़ना ही चाहता है। यह कहकर फतेहचंद ने फिर डंडा उठाया। साहब को अभी तक पहली चोट न भूली थी। अगर कहीं यह दूसरा हाथ पड़ गया तो शायद खोपड़ी खुल जाए। कान पर हाथ रखकर बोले, अब आप खुश हुआ? फिर तो कभी किसी को गाली न दोगे? कभी नहीं। अगर फिर कभी ऐसा किया तो समझ लेना मैं अभी बहुत दूर नहीं हूँ। अब किसी को गाली न देना। अच्छी बात है, अब मैं जाता हूँ। आज से मेरा इस्तीफा है। मैं कल इस्तीफा में यह लिखकर भेजूंगा कि तुमने मुझे गालियाँ दी, इसलिए मैं नौकरी नहीं करना चाहता। समझ गए? साहब ने कहा, आप इस्तीफा क्यों देता है? हम तो बर्खास्त नहीं करता। फतेहचंद, अब तुम जैसे पाजी आदमी की मातती नहीं करूँगा। यह कहते हुए फतेहचंद कमरे से बाहर निकले और बड़े इत्मीनान से घर चले। आज उन्हें सच्ची विजय की प्रसन्नता का अनुभव हुआ। उन्हें ऐसी खुशी कभी नहीं प्राप्त हुई थी। यही उनके जीवन की पहली जीत थी।